गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी आई क्यू यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टेट पीएससी के सी सेट के सेक्शन पर बेस्ड क्वेश्चंस की सीरीज। इस सीरीज के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे सेट नंबर 1। सेट 1 में हमने शामिल किया है एमपीपीएससी 2019 के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस को। अगर आपको मैथ्स को लेकर ये डर रहता है कि इसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूले ध्यान रखने होते हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं। कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं। उसके अलावा जिस टाइप के क्वेश्चन स्टेट पीएससी के अंदर या फिर यूपीएससी के अंदर पूछे जाते हैं, उनमें आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि वो अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो। तरीके भी हम लोग उसी टाइप के फॉलो यहाँ पर करने वाले हैं। साथ ही हमारा ये भी एक प्रयास रहेगा कि लगभग हम हर स्टेट को यहाँ पर कवर कर ले जाएं। साथ ही यूपीएससी ने जितने भी क्वेश्चन सी सेट के अंदर पूछे हैं उनको भी हम लोग डील कर दे जाएं। तो आज का सेशन है हमारा एमपीपीएससी 2019। जैसा स्टेट पीएससी की वेबसाइट के ऊपर पेपर था, एज इट इज़ हमने उसको उठाया है, उसके क्वेश्चंस लिए हैं। इनकी पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं वासु स्टडी आई क्यू टेलीग्राम चैनल, जहां पर आपको क्लासेस के लिंक और पीडीएफ मिल जाएंगे। नीचे वाला पार्ट अपना डाउट ग्रुप है, जहां पर आप अपनी एग्ज़ाम रिलेटेड डाउट्स पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एमपीपीएससी 2019 पेपर सेकंड के अंदर पूछा गया मैथ्स का आपका सवाल। देखना क्या कहा। 2/5 या फिर 2/5 मतदाताओं ने प्रत्याशी ए को वोट देने का वादा किया और बाकी ने प्रत्याशी बी को वोट देने का वादा किया। इनमें से 15% मतदाताओं ने प्रत्याशी ए को वोट देने के अपने वादे को तोड़ दिया और 25% मतदाताओं ने प्रत्याशी बी को वोट देने के अपने वादे को तोड़ दिया। प्रत्याशी ए 200 वोटों से हार गया। मतदाताओं की कुल संख्या क्या है? इसने एक प्रैक्टिकल सी सिचुएशन रखी है, जैसा कि चुनाव के अंदर होता है। नेता वोट मांगने जाता है, जनता कहती है बिल्कुल आपको देंगे। नेता के लक्षण वो देख लेती है, तो कुछ लोग मुकर जाते हैं, इस साइड से उस साइड में चले जाते हैं, कुछ लोग उस साइड से इस साइड के अंदर आ जाते हैं। सेम यही सिनेरियो है। दो लोग हैं, एक आपके पास ए है और एक आपके पास बी है। तो देखो ए को कितने लोग वोट देंगे, तो जितने भी लोग हैं उसका 2/5। तो एक ऐसी संख्या मानी जाए जिसका 2/5 करना आसान हो, तो आप कहेंगे कि वो सबसे आसान संख्या 5 है, क्योंकि इसका 2/5 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 2 निकल के आएगा। इसका मतलब अगर हम लोग टोटल 5 वोटर्स माने जो वोट डालेंगे, तो इनमें से 2 तो ए को वोट डालने का वादा करते हैं, बचे हुए 3 लोग किसे वोट डालेंगे? बी को। अब इसने क्या कहा? 15% मतदाताओं ने प्रत्याशी ए को वोट देने का अपना जो वादा किया था उसको तोड़ दिया। इसका 15% निकालना है। 2 का 15% निकालने में हो सकता है आप ज़्यादा कंफर्ट ना हो, तो क्या करें, इसके आगे 2 जीरो बढ़ा दें। तो यहाँ पर भी 2/5 200 आ जाएगा, यहाँ पर बचा हुआ पार्ट 300 आ जाएगा। 15% मतदाताओं ने, तो क्या होगा, ये मान के बैठा था कि मुझे 200 वोट मिलेंगे, 15% मुकर गए। इसका मतलब 200 का 15%, 100 का 15%, 15, 200 का 15%, 30, या इंटू में कर दो 15%। परसेंटेज 1/100 होता है, 2 जीरो खत्म कर देगा। इसका मतलब 30 लोग इनमें ऐसे हैं जो इसे वोट नहीं देंगे, तो 30 लोगों को हम लोग हटा देंगे। तो ये लोग गए कहाँ? फिर ये मुकर गए। इसका मतलब इस साइड के अंदर ये वोट इसको वादा किया था, देंगे किसको? इसको देंगे। अगेन देखना, बी को कितने लोगों ने वादा किया था? 25% लोगों ने वादा किया था। बी को 300 लोगों ने वादा किया था कि हम आपको वोट देंगे। 25% यहाँ भी मुकर गए। तो आप क्या करोगे? इसका 25% इंटू में 25/100, 2 जीरो खत्म। 75 लोग यहाँ से चले गए जिन्होंने वोट नहीं डाला। वोट तो डाला है, किसको डाला है? इसको डाल दिया। वादे से मुकर जाने का मतलब चुनाव में यही होता है कि जिसको कहा उसको ना डाल के किसी और को डाल दिया। अब ऑल ओवर कंक्लूजन देख लेते हैं। तो देखना जरा यहाँ पर, इसके हिस्से में टोटल वोट 275 में से 3 लेस कर दिया, 245। 500 में से 245 इसको मिल गए, तो इसका मतलब इसको कितने मिलेंगे? 255। काउंट करना चाहते हैं तो सीधे सीधे भी आप काउंट कर सकते हैं। देखो ये 30 है, इसमें से हटाओगे 45, 300 में से 45 को लेस करोगे 255।
इन दोनों का सम वैसे भी 500 बनना था, किसी भी डायरेक्शन से आप देख लो 500 बन भी रहा है। कौन हारा? ए हार गया। कितने से हार गया भाई? अंतर की अगर हम बात करें तो 10 के अंतर से हार गया। फिर इसने कहा कि एक्चुअल में ये 10 नहीं है, एक्चुअल में ये आपके पास कितना है भाई? ये आपके पास है 200। 10 को 200 बनाया, किससे गुणा कर दिया आपने? 20 से। तो यहाँ पर जो आपके पास टोटल वोटर्स आप मान के बैठे हैं 500, इनको भी आप मल्टीप्लाई कर दें 20 से, तो 5 गुणा में 2 10 और 3 लग गए आपके पास 0। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर जो हमारे टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हैं वो कितने हैं? 10,000। ईजी सा पैटर्न था। मतलब जो भी आप ये जो सी सेट का सेक्शन होता है पीएससी एग्जाम्स के अंदर या यूपीएससी के अंदर, सवाल आसान पूछते हैं, लेकिन ये उस टाइप का पूछते हैं कि क्या आप उस सिचुएशन को अज्यूम कर सकते हैं, क्या हुआ होगा उस बात को अज्यूम कर सकते हैं। तो इन सेशंस को आपको ध्यान से देखना है एक एक करके। बहुत आसान आसान बातें हैं, बस उनको कॉमन सेंस में लेकर के आना है। अगला सवाल देखना आपके सामने स्क्रीन पर। लैंग्वेज जो भी है आपकी, तुरंत के तुरंत जैसे ही स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन आता है आप तुरंत के तुरंत उसको रीड करें। और अगर आपके कोई सजेशंस भी हैं इन सीरीज को लेकर के, कई बच्चे हो सकते हैं कि सर मैं मैथ्स पढ़ना चाहता हूं तो कैसे पढूं, तो आप बिल्कुल टेलीग्राम पर जाएं, वहां आप मुझे पर्सनल भी मैसेज कर सकते हैं, डाउट ग्रुप पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो आपको कोई ना कोई ऐसी पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी जिसके अंदर अगर आप 30-40 घंटे निकाल देते हैं तो आपकी जो स्टेट पीएससी एग्ज़ाम है उसके अंदर, क्योंकि आपको सारे चैप्टर तो पढ़ने नहीं होते मैथ्स के, एडवांस मैथ्स का जैसे आपका ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, इस टाइप का सेक्शन आपको नहीं देखना होता। कुछ सवाल आपको हो सकता है लगते हो कि अलजेब्रा से आते हैं, असल में वो सिंप्लीफिकेशन का पार्ट होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या कहा, एक कंपनी में 40% कर्मचारी पुरुष हैं। एक कंपनी है 40% एम्प्लॉय उसके अंदर मैन है, 75% पुरुष प्रति वर्ष 25,000 से अधिक कमाते हैं। यदि कंपनी के 45% कर्मचारी प्रति वर्ष 25,000 से अधिक कमाते हैं तो कंपनी में कार्यरत महिलाओं का कितना अंश या कितना पार्ट प्रति वर्ष 25,000 या उससे कम कमाता है? उलझा हुआ लग रहा है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलना, हर बात सुलझ जाएगी। कंपनी में 40% तो हैं आदमी, तो कंपनी में लोग मान लो कितने हैं? 100। इन 100 लोगों के अंदर आदमियों की बात करें तो आदमी कितने निकल के आएंगे भाई? 40%, तो इसका मतलब 40 हो गया। तो महिलाएं कितनी हो गई भाई? वुमन की बात करें तो बची हुई महिलाएं हैं 60 हो गई। इसने क्या कहा कि पुरुषों का 75%, 25,000 से ज़्यादा, पुरुषों का 75%, 70/100 25 से काटोगे तो कितना होता है? 3/4। तो इसका मतलब इसका 3/4 किया तो 30 पुरुष ऐसे हैं जो क्या करते हैं, 30 पुरुष आपके पास ऐसे हैं जो 25,000 से ज़्यादा कमाते हैं। फिर देखना, कंपनी के 45% कर्मचारी, इसका मतलब इस कंपनी के जितने भी एम्प्लॉय हैं उसका 45%, 45% निकालोगे तो मेरे ख्याल से खास लिखने की नीड नहीं थी, सीधे सीधे आप कह सकते थे 45। 45 लोग ऐसे हैं जो 25,000 से अधिक कमाते हैं। पूछ क्या रहा है, कंपनी में कार्यरत महिलाओं का कितना अंश प्रति वर्ष 25,000 या उससे कम कमाता है। अब कुछ भी महिलाओं के बारे में डेटा कलेक्ट करो। देखो कुल मिलाकर के ऐसे लोग 45 हैं जिनकी सैलरी 25,000 से ज़्यादा है। इन 45 के अंदर 30 तो आदमी हो गए, तो इसका मतलब बचा हुआ जो पार्ट है वो कितना आपका 15 महिलाएं ऐसी हैं जो क्या करती हैं, 25,000 से ज़्यादा कमाती हैं। लेकिन इसने क्या कहा, वो महिलाएं बताओ जो 25,000 से कम कमाती हैं, उनका अंश हिस्सा कितना है, उनका पार्ट किसके अंदर, महिलाओं में। टोटल वुमन हमारे पास कितनी है 60, 15 महिलाएं ऐसी हैं जो 25,000 से ज़्यादा कमाती हैं, तो बच कितनी गई भाई 45। 15 से कैंसिल आउट करोगे तो रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा 3/4। ये हो गया हमारा रिजल्ट। एकदम इजी अंडरस्टैंडिंग है। ये लोग चाहते भी हैं कि लैंग्वेज के अंदर क्या हो, कॉमन सेंस। उनको चाहिए नहीं कि कोई तोते जैसा बच्चा है रटी रटाई चीज़ों के ऊपर काम कर ले जाए, घुमा करके कोई सवाल दिया वो उससे अटेम्प्ट ही ना हो पाए। हमेशा ध्यान रखना, जिस बच्चे की वैसे मैथ्स कमज़ोर होती है इसका मतलब वो सवाल को प्रॉपर मैनर में रीड नहीं करता, सबसे बड़ा उसका ये रीज़न होता है।
हर एक लाइन को आप रीड करें, क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो इसका मतलब उसका सॉल्यूशन भी निकल के आ जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखना जरा, इसने एक दिखने में जरूर आपका अलजेब्रा जैसा पैटर्न है, आप इसे रेशियो का पैटर्न भी कह सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन का पार्ट भी कह सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करें, आसान होता है इनके साथ भी डील करना। देखना जरा, इसने कहा कि 1.5x इक्वल्स टू में 0.04y, तो मैं लिख लेता हूँ x इधर है ही मेरा, इक्वल्स टू का साइन है, y इधर से उठा के इधर ले आया। इस साइड में मेरे पास क्या मेंटेन हो गया, 0.04 और ये 1.5, इसको मैं 1.50 भी लिख सकता हूँ क्योंकि 0 पॉइंट के आगे 2 प्लेस हैं तो 2 प्लेस बैलेंस कर लेते हैं। अब उसने आपसे कहा कि आप वैल्यू बताएं किसकी, y माइनस एक्स की अपोन में y प्लस एक्स की। अब देखो यहां आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस डेवलप करना पड़ता है। कैसे, एक बच्चा तो ऐसा होगा जो कह देगा कि भाई ये जब निकाला जाएगा तो इसमें CND रूल लगेगा। आपके पास उतना टाइम है नहीं ये जानने के लिए कि क्या CND रूल होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जरूरी नहीं है कि हर सवाल फॉर्मूले से ही होगा, कॉमन सेंस से भी हो सकता है। कॉमन सेंस क्या कहता है, कॉमन सेंस ये कहता है कि भाई x अपॉन वाई की वैल्यू ये बता रहा है तो हम क्यों ना ये मान लें कि x के सामने लिखी वैल्यू x की है, y के सामने लिखी वैल्यू y की है। y माइनस एक्स निकालना है, ठीक है। पॉइंट चलो आप दोनों के दोनों पॉइंट्स को हटा दो तो ये पूरा का पूरा मामला हट गया। क्या बचा, 150, 4/150 ये वैल्यू रह गई। आगे और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आपका मन करे तो कर लो, ये 2 आ गया, ये आपका 75 आ गया। मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं, x अपॉन वाई का जैसा रेशियो है वो की वो बात 2/75 क्रिएट होती है। तो हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 75 है। क्या निकालना है, y माइनस एक्स, मतलब 75 में से 2 को लेस कर दिया तो कितना बचा, 73। और y प्लस एक्स लिखना आपको, इसका मतलब y 75 में 2 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 77। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। जितना सिंप्लीफाई करके पढ़ोगे उतना इजी रहेगा। ये आलतू फालतू बातें आपकी एग्जाम की डिमांड नहीं है कि CND रूल आपको आएगा तभी काम चलेगा, नहीं, आपको नहीं आएगा तो भी आपका काम चलेगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि कोई स्टूडेंट SSC एग्जाम के अंदर बैठेगा, CGL देगा, उसे नहीं आएगा तो काम चल जाएगा, नहीं, उसका नहीं चलेगा, आपका चल जाएगा। उनके एग्जाम्स ऑनलाइन मोड पर भी होते हैं, आपके ऑफलाइन पर भी होते हैं, तो जहाँ क्वेश्चन होता है वहीं का वहीं भी सोल्व कर सकते हो, तो सोल्व करना आपका इजी भी हो जाता है। तो आपके लिए सबसे जरूरी बात यह है कि कैसे भी करके आपका क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना जरा, क्या कहा इसने। देखो, इसने आपको कहा कि मल्टीप्लाई करना आपको 3 इंटू में 0.3, जीरो नहीं ले रहा हूं मैं, साथ साथ 0.03 इंटू में 0.003 इंटू में 30। देखो इसके अंदर पहले तो क्या करो, पॉइंट्स को खत्म करो जहां से जो हो सकते हैं। अगर मैं 10 गुणा 3 इसको पढ़ूं तो 10 का इससे गुणा कर देंगे तो ये आपका हट जाएगा, यहां से पॉइंट हट गया। अब बात को अंडरस्टैंड करना, एक बार के लिए आप छोड़ दो, 2 प्लेस छोड़कर पॉइंट है, 3 प्लेस छोड़ करके पॉइंट है। एक बार जो भी नंबर दे रखे हैं उनको एज इट इज गुणा कर दो। 3 गुणा 3 9, गुणा में 3 27, गुणा में 3 81, 81 गुणा 3 करोगे तो 243 आ गया। कितनी प्लेस छोड़ करके पॉइंट लगा है, 3 और 2 5, तो वही बात आप बैलेंस कर दो, 1 2 3, चौथी प्लेस के लिए 0, फिर 0 और यहाँ पर लगा दिया पॉइंट। तो असल में ये आपका क्या हो गया, यहाँ से रिजल्ट 0.00243। ऑप्शन सी आपका यहाँ से करेक्ट निकल के आ गया। अगला सवाल देखना जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। देखो, इंदौर से उज्जैन जाते समय एक कैब की औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और उज्जैन से इंदौर की समान दूरी पर लौटने के दौरान x किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति होती है। यदि पूरी यात्रा के लिए कैब की औसत गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है तो x का मान है। अब इस सवाल को, एक तो ये बात, इस बात का ध्यान रखना कि जो मान लो इंदौर या उज्जैन के आसपास रहते हैं वो कहें कि ये तो डिस्टेंस लगभग 55 किलोमीटर होती है, उसको मान करके करने लग जाएं, ठीक है।
आंसर हालांकि उससे निकल के आ जाएगा, लेकिन उसका कोई यूज है नहीं। दो अप्रोच हैं इसकी। एक तो अगर आपने स्पीड टाइम डिस्टेंस को पढ़ा है तो उसके अंदर दो स्पेशल अप्रोच होती हैं, क्योंकि अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो चाल बराबर दूरी बटा समय हर बच्चे को ही पता होता है, तो उस चैप्टर का वो फॉर्मूला नहीं है। इसके अलावा आपको एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला ध्यान रखना होता है। एक फॉर्मूला और होता है, कहीं क्वेश्चन में आएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। दो ही फॉर्मूले आपको ध्यान रखने होते हैं, उनको ना ध्यान रखो तो भी सवाल सोल्व होगा, लेकिन उनसे स्पीड बन जाती है। जैसे स्पीड एवरेज का जो आपका फॉर्मूला है वो ये कहता है स्पीड एवरेज ट्वाइस ऑफ ए बी अपॉन में ए प्लस बी। ये तभी काम करता है जब आप एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं, या फिर आपने एक जर्नी को कवर किया दो इक्वल पार्ट्स में, यहाँ कुछ स्पीड थी यहाँ कुछ स्पीड थी, उसी केस पर ये काम करता है। अगर आपके पास 30-40 घंटे हो तो आप एटलीस्ट मुझे टेलीग्राम पर मैसेज जरूर करें। रेलवे सीरीज के कुछ स्पेसिफिक पार्ट हैं वो अब मैं आपको मेंशन करके दे दूंगा, वो वीडियोस आप देख लें। लगभग 30 घंटे का आपका कंटेंट होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे लेवल की क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद आपको मैथ्स के नाम पर मुझे नहीं लगता कुछ पढ़ने की नीड होगी। अब देखना जरा अपने सवाल में क्या कह रहा है कि भाई स्पीड एवरेज जो निकल के आई वो कितनी आई 48। क्या लिखोगे 2 इंटू में पहली स्पीड आपकी 60, दूसरी स्पीड हमने b मान ली, अगेन आपकी पहली स्पीड 60 और दूसरी हमारे पास b। इसे हम सोल्व करते हैं। सोल्व करोगे तो देखना जरा 12 से कैंसिल आउट होगा, 12 4 48, 12 5 60, फिर 2 से कैंसिल आउट कर दोगे 2 बार। इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 60 गुणा में 2 हमारे पास निकल के आ गया 120 प्लस 2b बराबर 5b। 2b इधर चला जाएगा तो हमारे पास 3b बराबर 120। इसको इससे कैंसिल आउट कर दोगे तो ये रिजल्ट हमारे पास क्या निकल के आएगा 40। ये हमारा रिजल्ट हो गया अप्रोच नंबर फर्स्ट। अगर आपको ये पता है कि ये कहाँ काम करता है, स्पीड एवरेज क्या है, स्पीड टाइम डिस्टेंस में सिर्फ दो ही फॉर्मूले काम किए हैं जो ध्यान रखने होते हैं। स्पीड एवरेज का आपको आता है तो आप तुरंत के तुरंत बिना किसी हेडेक के अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को सोल्व करने की हमारी जो सेकंड अप्रोच है उसको भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना। सेकंड अप्रोच हमारा कंप्लीट कॉमन सेंस है। जब हमें ये पता हो कि स्पीड एवरेज क्या होता है, औसत चाल क्या होता है, आपकी टोटल डिस्टेंस, आपने जितनी भी दूरी तय कर ली है वो आपकी कुल दूरी अपोन में टोटल आपका लगने वाला टाइम, कुल समय। ठीक है, इस हिसाब से हम लोग इसको डील करते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, औसत चाल का मतलब कुल दूरी बटा कुल समय हो जाता है, इतना ही फर्क पड़ता है। यहां आपको कुछ अज्यूम करना पड़ेगा कि भाई ये इंदौर है, ये उज्जैन है, यहां से यहां जाएगा, यहां से वापस आएगा। दूरी कुछ मान लो, जैसे एक बार स्पीड 60 बता रहा तो 60 किलोमीटर आपने दूरी मान ली कि इंदौर से उज्जैन की। अब यहाँ पर हो हल्ला नहीं करना कि सर 55 है, 52 है, 54 है, 56 है। हमें सवाल सोल्व करना है। 60 किलोमीटर हो गई, आदमी इंदौर से उज्जैन गया, महाकाल के दर्शन किए, वापस आ गया इंदौर। तो यहाँ से देखना जरा क्या कह सकते हो आप, स्पीड एवरेज हमारी क्या निकल के आएगी, कुल दूरी 60 120 उसने तय कर दी है, अपोन में कुल समय। जाते टाइम देखो 60 की स्पीड से ही चल रहा था इसीलिए 60 किलोमीटर माना, तो कितना टाइम लगा उसे 1 घंटा। आते टाइम स्पीड हमने मान ली x, तो टाइम कितना लगा 60 बटा में x, समय दूरी बटा चाल, और एवरेज स्पीड कितनी आ गई हमारी 48। रख दो, सोल्व कर दो। 24 गुणा में 2 48, 24 गुणा में 5 120। इसका मैं इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरे पास ये निकल के आएगा 5। राइट साइड में आप इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये बनेगा 2 और ये आपके पास बनेगा 120x, लिखा जा सकता है। इसको आप इधर भेजोगे तो ये इधर जा करके क्या हो जाएगा, 5 में से 2 लेस होगा तो 3 बन जाएगा। 3 को आप इससे काट दोगे 40 बार, 1 आया है, x को इधर भेज दो मल्टीप्लाई में, x बराबर 40। ये आपका आंसर हो गया। तो इसका मतलब क्या है, ये तो देखो आपने मेरे ख्याल से हर बच्चे को ये पता होता है कि कैसे निकाला जाता है। तो आपके पास से 2 अप्रोच होती हैं, बस आपको 30 से 40 घंटे निकालने हैं। सीरीज को देखें, सेशंस को ध्यान से देखें। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना नहीं है कि आपको जस्ट इन क्वेश्चन को सोल्व करवा दूं किसी भी पर्टिकुलर अप्रोच से।
मैं आपके टाइम की वैल्यू करता हूँ कि बिल्कुल हो सकता है आपके पास इतना टाइम ना हो कि सर हम सी सेट की अलग से 50-60 घंटे तैयारी करें, लेकिन आपके पास कॉमन सेंस तो है। क्वेश्चंस को सोल्व करने का तरीका देख लो कि पीएससी में इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, यूपीएससी सी सेट में ऐसे सवाल करता है, इनके साथ हम लोग कैसे डील करेंगे। एक बार अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी तो इसका मतलब वो ये नहीं है कि एक ही सवाल में होगी, वैसी अंडरस्टैंडिंग किसी दूसरे जगह पर भी आप अप्लाई कर दोगे कि यार यहाँ पर मानते थे तब 60 किलोमीटर माना, कल को परसेंटेज का कोई सवाल आएगा तो अज्यूम करना अगर आप 2-3 सवालों में सीख गए, इसका मतलब आप अलग जगह भी अज्यूम करना स्टार्ट कर दोगे। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखना जरा, इन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक सवाल लिया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल आपके सामने है, लैंग्वेज को ध्यान से रीड करें। देखो थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या कहा, रेखाएं या लाइंस x बराबर y/4 प्लस a है, y बराबर x/4 प्लस b है, एक दूसरे को 1,2 पर काटती हैं। a प्लस b की वैल्यू क्या होगी। देखो जब भी कभी दो लाइन एक दूसरे को कहीं भी काटती हैं तो वो एक पॉइंट होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर किसी भी पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन x, y से किया जाता है। पहले वाला जो पार्ट होता है ये आपका अब्सीसा या भुज होता है, दूसरे वाला पार्ट आपका y जिसे कहते हैं वो कोटि या ऑर्डिनेट होता है। यहां पर हमें जो पॉइंट दे रखा है वो कितना है 1,2। अब इस लाइन की इक्वेशन है, मान लो ये वाली जो लाइन है आपकी, इसकी इक्वेशन मैंने मान ली कि मुझे दे रखी है x बराबर y/4 प्लस c, ये दे रखी है। दूसरी जो लाइन है मुझे इसकी इक्वेशन इसने दे रखी है y इक्वल्स टू में x/4 प्लस b, ये दे रखी है। जब भी कभी दो लाइन किसी एक पॉइंट पर एक दूसरे को कट करती हैं, इसका मतलब ये जो पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, इसकी वैल्यू अगर आप लाइन के x और y के अंदर रखोगे तो ये जो इक्वल्स टू का साइन है ये इसे जस्टिफाई करेगा कि जो बात लेफ्ट साइड में है वो बात राइट साइड के इक्वल है, ये इसको जस्टिफाई करता है। लाइन अगर कट नहीं करती हैं फिर रखने का प्रयास करोगे तो जस्टिफाई नहीं करेगा। तो एक स्ट्रेस तो अपना खत्म ही हो गया, उसने कहा है कि कट कर रही है। पॉइंट आपका 1,2 है, 1,2 रिप्रेजेंट करता है x, y को, इसका मतलब x की वैल्यू आपके पास 1 है और यहां से y की वैल्यू आपके पास 2 है। अगर ये वैल्यू मैं पहली लाइन में रखता हूं तो x की वैल्यू मेरे पास 1 है, y की वैल्यू मेरे पास 2 है, अपोन में 4 प्लस का a, ये बनेगा मेरा 1/2। इधर मैं भेज दूंगा इसको 1 माइनस 1/2, तो मेरा रिजल्ट बन जाएगा a का 1/2। आ गया। यही पॉइंट इस लाइन को भी जस्टिफाई करेगा। तो y की वैल्यू मुझे दे रखी है उसने 2 इक्वल्स टू में x की वैल्यू मुझे दे रखी है 1 अपोन में 4 प्लस का b। b की वैल्यू जब आप निकालेंगे ये इधर आएगा, एलसीएम इनका आ जाएगा 4, 4 गुणा 2 8, ये इधर आया था तो माइनस का हो गया, वैल्यू कितनी बन गई 7/4। आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि भाई a प्लस बी को जोड़ के बता दो, a प्लस बी का एडिशन करके बताओ, तो आप ऐड कर दो 1/2 के अंदर 7/4 ऐड कर दो, 4 एलसीएम आ गया, 2 और 7 9 बन गया। तो ये आपका क्या हो गया रिजल्ट। ठीक है, आपकी एग्जाम ऐसी है कि उसमें आप चाहें तो चित्रकारी कर सकते हैं, बाकी ये वाला जो काम है ये आपका जस्ट अंडरस्टैंडिंग का होता है। तो यहाँ से आपने एक बात सीखी कि भाई क्या तो कोऑर्डिनेट होते हैं, कैसे उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका रोल क्या है। भविष्य में ऐसा कोई भी सवाल आएगा उसको बिल्कुल आप इजी वे में डील कर दे जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई। एग्जामिनर कई बार क्या करता है कि 2 इक्वेशन नहीं देता आपको, 2 देता ही नहीं, वो यहाँ पर सिर्फ इतना ही देता और आपको क्या कह देता कि ये लाइन जो है ये बिंदु 1,2 से गुजरती है। इस सवाल को अगर और चेंज करके पूछना होता तो वो कहता कि पॉइंट 1,2 से ये लाइन गुजरती है और यहाँ a की जगह कह देता कि k है, तो k की वैल्यू बताओ। क्या करना था, अगर लाइन इस पॉइंट से गुजरती है, ये पॉइंट अगर इस लाइन पर है और पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखे जाते हैं x, y, इसका मतलब x, y, x की जगह x रखोगे लाइन में, y की जगह आप y रखोगे लाइन में, वो इसको जस्टिफाई करेगा। जस्टिफाई करने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाती है।
जैसे आप लिखना चाहो तो कह सकते हो 5 बराबर 4 प्लस 1। अब आपका मन करे वैसे लिख दो कि नहीं मैं तो 1 को इधर ले जाऊंगा तो लेस होकर के 4 बराबर 4 होगा। आप कहोगे नहीं मैं तो इसको इधर ले जाऊंगा 0 बराबर 0 हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा कैसे आप उसको लिखना चाहते हैं। तो इस सवाल में आप क्या करते, x की जगह 1 रखते, y की जगह 2 रखते, 1/2 होता उधर जाता, 1 माइनस 1/2 1/2 आपका बचता, जो कि k की वैल्यू हो जाती। तो ये भी एक आपकी सवाल पूछने की डायमेंशंस होती है। जितने भी सवाल हम लोग करेंगे, जहां कहीं भी मुझे ये लगेगा कि ऐसी ऐसी संभावना बन सकती है, मैं हर बात को डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। और किसी भी टाइप के कोई इश्यू आते हैं, अगर आपको ये लगता है कि सर नहीं कुछ और भी एक्सप्लेन करो, तो आप कमेंट जरूर किया करें और एटलीस्ट अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें कि डेडिकेशन के साथ आपको बिल्कुल जेन्युइन कंटेंट ही यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। कोई ट्रिक नाम की फालतू बात नहीं करेंगे, ट्रिक जैसा कुछ है नहीं। मैथ्स मतलब कंप्लीट आपकी अंडरस्टैंडिंग, जैसे आपके और जीएस के सब्जेक्ट होते हैं उनकी जैसे अंडरस्टैंडिंग होती है, सेम वैसी की वैसी अंडरस्टैंडिंग आपकी मैथ्स की होती है। बस पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला हो। कुछ बच्चों को इतिहास से नफरत होती है, कुछ बच्चों को इतिहास से प्रेम होता है। रीज़न क्या है? रीज़न सिर्फ और सिर्फ उस देश काल वातावरण का है। एक बच्चे ने जिसमें हिस्ट्री को पढ़ा था, दूसरे बच्चे ने दूसरी जगह से अलग देश काल वातावरण में पढ़ा। किसी को टीचर ठीक मिला, उसने इंटरेस्ट डेवलप कर दिया स्टोरियों के थ्रू, इवेंट्स के थ्रू। कोई वो इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पाया, किसी ने सिर्फ बच्चे के दिमाग में डेटा डालने की कोशिश करी कि नहीं याद करो 1757 में प्लासी हुई थी, 1764 में बक्सर हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। तो जायज़ सी बात है उस बच्चे का मोह भंग हो जाएगा। सेम टू सेम ये कि ये बात 100% सटीक तरीके से मैथ्स पर भी अप्लाई होती है कि चीज़ों को रटने का प्रयास ना करें। रटोगे दिमाग पर प्रेशर बढ़ेगा कि ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। अंडरस्टैंड करो उसे। एक बार अंडरस्टैंडिंग में आ गई, तनाव मुक्त रहे कि भाई कैसा भी सवाल आ जाएगा बिल्कुल उसको डील कर देंगे। करना क्या है, ध्यान से क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप उसको सोल्व करना है। आगे देखो, एक ठीक सा सवाल दे रखा है। अमूमन ऐसे जो सवाल होते हैं, जैसे ये सवाल आपको दिया गया है, ये सवाल सीडीएस के अंदर पूछे जाते हैं। सीडीएस के जो पेपर होते हैं मैथ्स के अंदर, उनका स्तर काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। रीज़न, यूपीएससी जो भी पेपर डिज़ाइन करता है, कैसा भी पेपर हो, किसी भी एग्ज़ाम का जो पेपर यूपीएससी डिज़ाइन करता है, उनका लेवल ठीक होता है। मतलब वहाँ पर आपको सच में कॉन्सेप्ट्स की नीड होती है, सच में आपको अंडरस्टैंडिंग की नीड होती है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया, द्विघात समीकरण होता क्या है भाई? द्विघात समीकरण आपका होता है ये वाला, ax² bx + c = 0। कैसा दिख सकता है भाई? x² उसमें होना चाहिए, x हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, c हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। x² पावर 2 होने की वजह से ही हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण कहते हैं। साथ में x के अंदर ये इक्वेशन चलनी चाहिए। अगर दूसरे साथ में y का भी इन्वॉल्वमेंट कर दिया तो इसका मतलब इसका फॉर्मेट चेंज होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल जो लिखे जाते हैं वो क्या, जैसे इसके दो मूल मैं मान लूँ अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा प्लस बीटा लिखा जाता है माइनस x का मल्टीपल b अपॉन x² का मल्टीपल। ऐसे ही अल्फा इंटू में बीटा, अगर इसके दो मूल अल्फा और बीटा हैं, दो रूट्स अल्फा एंड बीटा हैं, तो मल्टीप्लाई ऑफ रूट्स, मूलों का गुणनफल होता है c अपॉन a, कॉन्स्टेंट वैल्यू अपॉन में x² का मल्टीपल। ये एक बहुत ही बेसिक सी बात है, पता भी होगी। नहीं पता है तो आज मुझे कमेंट जरूर करते चलें कि सर और डिटेल में एक्सप्लेन करें, या फिर इसी से आपका काम चल जाएगा। यहाँ उसने बता रखा है तो मैं क्या कर दूं भाई, p + q लिख दूं। लिख दिया, क्या लिखोगे? माइनस इसका मल्टीपल पूरी की पूरी वैल्यू, तो ये अपने आप में नेगेटिव है, अल्फा -2 अपॉन में इसका मल्टीपल कुछ है नहीं, तो इसका मल्टीपल कुछ है नहीं, तो हम लोग क्या कर देते हैं, सीधे सीधे इसको लिख देते हैं, क्या माइनस लगेगा और अगली वैल्यू क्या आएगी माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसका मतलब इसकी वैल्यू अल्फा -2। मूलों का गुणनफल, मल्टीप्लाई ऑफ रूट्स क्या लिखोगे, c अपॉन ए। c क्या है, ये मत सोचना कि सर इसमें तो दो चीजें दे दी, नहीं, एक टर्म आपकी ये है, दूसरा x का मल्टीपल, उसके अलावा जो कुछ भी बच गया वो आपके पास क्या है, c अपॉन में इसका मल्टीपल तो 1 है, तो इसका मतलब ये वैल्यू आप एज इट इज -α-1 लिख सकते हैं, या फिर माइनस कॉमन लेकर के ये लिख सकते हैं। अब इसने कहा कि p² + q² का न्यूनतम मान क्या है। p² + q² ही नहीं है अपने पास, तो क्या करें, इसका स्क्वायर कर दो भाई। स्क्वायर कर दोगे तो क्या आ जाएगा,
p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर प्लस 2 गुणा में p गुणा में q। सिंपल सा फॉर्मूला होता है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हो आप a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2ab। पता है तो सीधे सीधे लिख दिया। इस साइड में इसका स्क्वायर करोगे तो सबसे पहले क्या आएगा आपका अल्फा का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4, फिर माइनस 2 गुणा में ये और ये, तो इसका मतलब क्या बन गया 4 अल्फा। वैल्यू थोड़ा सा रिप्लेस भी करनी पड़ेगी। ये जो वैल्यू है इसको उठा करके किसकी जगह रख दें, पी क्यू की जगह। अब हमारा जो फॉर्मेट है, इस सवाल का स्तर सच में ठीक है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर, देखना अल्फा स्क्वायर है आपके पास प्लस 4 है माइनस का 4 अल्फा है। मैंने इसकी जगह ये रखा माइनस का, तो ये बन गया माइनस का 2 गुणा में अल्फा माइनस 1, इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 2 इंटू में अल्फा माइनस 1, तो मैं लिख सकता हूँ 2 बार अल्फा माइनस का 2 बन गया। थोड़ा सा इसको आसान कर देते हैं, स्पेस है नहीं तो मुझे स्पेस थोड़ा सा यहां से क्रिएट करना ही पड़ेगा। देखो यहां से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू आपके पास निकल के आई है, अल्फा का स्क्वायर बन गया, माइनस 4 अल्फा प्लस 2 अल्फा क्या बना, माइनस का 2 अल्फा, 4 माइनस 2 क्या बना आपके पास 2, लिखा जा सकता है। 1 मिनट, हमने शायद कोई ना कोई गड़बड़ की होगी यहाँ पर, ठीक है, गड़बड़ मेरे ख्याल से की है मैंने, और यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आएगी वो कुछ डिफरेंट होगी। चलो देख लेते हैं भाई, ये अल्फा का स्क्वायर माइनस 2 गुणा में अल्फा गुणा में 1 बना है, तो 1 का स्क्वायर आपका 1, मेरे हिसाब से पीछे करेक्शन है इसमें, देखना कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ की है, यहाँ 6 बनेगा, ये प्लस का क्रिएट होगा, ये 6 हो गया, ठीक है भाई। देखो ये पैटर्न बनेगा, कहीं ना कहीं मैंने गड़बड़ की है कैलकुलेशन के अंदर, आप देख लेना। क्वेश्चन का लेवल बहुत ठीक है, मतलब सीडीएस में जिस लेवल के सवाल आते हैं वो लेवल है। अब समझ आ जाए तो ठीक, अच्छी बात है, नहीं समझ आ जाए तो एटलीस्ट एक बार देख तो लो किससे बना है। इसको क्या किया जाता है कि भाई ये टर्म फिर से आप देखते हो कि अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस का 6 है आपका, तो मैं क्यों ना इसको 1 + 5 लिख दूं, तो इससे फायदा क्या होगा, ये पैटर्न बनेगा अल्फा स्क्वायर माइनस 2 गुणा अल्फा गुणा 1 गुणा इसका स्क्वायर। यही बात आप चाहें तो लिख सकते हैं अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 5। अब देखो कोई भी टर्म अगर आपकी स्क्वायर की है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या रख सकते हो आप, 0। कोई भी टर्म जैसे मैं कहूं एक्स स्क्वायर है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे कि मिनिमम वैल्यू इसकी 0। अगर मैं -1 भी रखूंगा तो उसका स्क्वायर होकर वो प्लस की वैल्यू बन जाएगी। ये एक पैटर्न होता है यहां पर डील करने का, तो वही बात यहां पर अप्लाई होती है। तो वो चीज आप अप्लाई करोगे, स्क्वायर की टर्म आपकी 0 हो गई, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू एटलीस्ट 5 तो बनेगी ही बनेगी, नेगेटिव इसको बना नहीं सकते, तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 5। ठीक है, क्वेश्चन के स्टार लगा लेना। अंडरस्टैंडिंग में आता है तो ठीक है, फिर भी एक बार ट्राई करके देख लेना। सवाल कुछ लंबा भी जा रहा है और सवाल का लेवल भी अच्छा है। देखना भाई आगे सवाल देखो। और उसकी मिनिमम वैल्यू वैसे एक जगह पर डिफरेंशिएशन करके भी निकाली जा सकती है, लेकिन डिफरेंशिएशन बहुत कम बच्चों को आता है, अवकलन वाला पार्ट। देखना, एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंक का 33% प्राप्त करना होता है, उसे 125 अंक मिले और वह 40 अंकों से फेल हो गया। अधिकतम अंक कितने हैं, देखना जरा। कोई भी स्टूडेंट अगर पास होना चाह रहा है तो उसके लिए एक छोटी सी शर्त रखी है कि आप 33% मार्क्स ले आओ। स्टूडेंट ने क्या किया, 125 नंबर ले आया लेकिन फिर भी फेल हो गया, कितने से, 40 से। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, अगर ये स्टूडेंट 40 नंबर और ले आता तो क्या ये पास नहीं हो जाता, तो बिल्कुल। तो इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर इसे पास होना है तो 33% नंबर लाने होंगे, या फिर अगर इसे पास होना है तो इसे कुल मिलाकर के 165 अंक लाने होंगे। किसकी वैल्यू है ये, 33% 165 को बताता है, 1% की वैल्यू निकालोगे अपॉन में 33 आएगा। मैक्सिमम मार्क्स हमसे पूछ रहा है, अधिकतम अंक या फिर यूं कह लो पूर्णांक कितने होते हैं भाई, 100%।
100 की वैल्यू निकालनी है, गुणा कर दो। 33 से अगर दिख रहा है तो सीधे सीधे 5 बार, वरना 11 या 3 से काट लो, उसके बाद सोल्व करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो कंक्लूजन निकला कि मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो कितने हैं आपके 500। चलो भाई, एक सवाल इसने उठाया है हाइट एंड डिस्टेंस से। हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर आपको गिने चुने 3 पैटर्न ध्यान रखने होते हैं। अगर वो आपको पता है तो ये सवाल आपके तुरंत हो जाते हैं, नहीं पता है तो मेरा एक अनुमान है कि आपको हो सकता है सवाल छोड़ने पड़े अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज नहीं है तो। ठीक है, अगर हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में इश्यूज आ रहे हैं तो आप सर्च कर दें हाइट एंड डिस्टेंस बाय वासु सर। जो भी आपको लेक्चर मिलेगा, एक कंप्लीट हाइट एंड डिस्टेंस का मिलेगा, मेरे ख्याल से 6 घंटे के आसपास का। उसके स्टार्टिंग के 1.5 घंटे के लगभग आप उस सेशन को देखें। स्टार्टिंग में 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री के सेपरेट सेपरेट डिस्कस किया है। उसके बाद 30-45 का कॉम्बिनेशन, 45-60 का कॉम्बिनेशन और 30-60 का कॉम्बिनेशन, बस वहीं तक आपको वो सेशन देखना है। इतने में आपके एग्जाम के अंदर जो सवाल पूछे जाते हैं कि लगभग मैंने 7-8 स्टेट के अंदर ये बात ऑब्जर्व करके देखी, पुराने पूछे गए सवाल, रिसेंट में पूछे गए सवाल और यूपीएससी, आपका काम धूमधाम से चल जाएगा। अब इसमें क्या है, देखो सूर्य की ऊंचाई 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाती है। पहले तो ये समझ में आना चाहिए। समझ में कब आएगा, जब आप हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। तो टावर की छाया की लंबाई 70 मीटर कम हो जाती है। एक्चुअल में देखो क्या है ये एक टावर है और ये मान लेते हैं हम लोग जमीन। सूर्य की ऊंचाई 30 से 60, पहले सूर्य चमक रहा था यहां पर चमक रहा था, तो सूर्य की किरणें कुछ ऐसे गिर रही थी और सीधे सीधे इस टावर की जो छाया है, ये हमारा हो गया यहां पर टावर। इस टावर की जो छाया है वो इतनी लंबी है और अगर आप एंगल मेजर करोगे तो एक्चुअल में ये एंगल होता है 30 डिग्री। इसका कहने का मतलब ये होता है कि सूर्य किसी पर्टिकुलर टाइम, मान लो सुबह 11 बजे कोई आपसे कहे सूर्य कहाँ पर है, तो आप धरती पर हैं, तो इसका मतलब आप सीधे देखते हुए चल रहे होंगे, तो आप ऐसे देखें, नज़रों को उठाएंगे ऐसे। अच्छा, अब मेजर किया कि ग्राउंड तो ये था और यहाँ से मेजरमेंट किया कि ये कितने डिग्री का है, तो एक्चुअल में यही एंगल आपका सूर्य का एंगल बता रहा है कि उस पर्टिकुलर टाइम पर अगर आप जमीन पर खड़े होकर के सूर्य को देखना चाहते हैं तो आप सीधे देख रहे थे, वहां से आपने कितने डिग्री अपनी नज़रों को ऊपर उठाया, वो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन भी कहलाता है, या फिर सीधे एंगल दे दे तो भी काम चलता है। धीरे धीरे क्या होगा, इसने कहा 60 डिग्री हो गया, इसका मतलब धीरे धीरे सूर्य ऊपर आया। अब सूर्य कहीं यहाँ चमक रहा है, इसकी रेज यहाँ पर आकर के गिरेंगी तो ये सीधे सीधे इतनी छांव रहेगी, तो और ये एंगल वही बात फिर अप्लाई होगी, कितना होगा 60 डिग्री का। ये पार्ट तो मैंने उस सेक्शन के अंदर वैसे ही क्लियर किया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण, उन्नयन कोण कैसे इक्वल होते हैं, कैसे डायग्राम बनते हैं, वो सारी चीज़ें कवर्ड है। ठीक है, यहाँ मुझे लग रहा है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। कह क्या रहा है, पहले टावर की ये थी शैडो की लेंथ, छाया ये थी, फिर ये इतनी कम हो गई, अब इतनी रह गई है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो इसकी जो लेंथ है वो आपको बताइए 70 मीटर। अब देखो ये जो केस होता है, हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर देख लेना 1-1.5 घंटे का स्टार्टिंग का। सर्च क्या करना आपको, कंप्लीट हाइट एंड डिस्टेंस बाय वासु सर। उसके अंदर आपको स्टार्टिंग के अंदर 1.5 घंटे के आसपास का सेशन देखना है। 1 पेज के मुश्किल से नोट्स बनेंगे, उनको उतार देना है, उससे काम चल जाएगा। वहां हमने देखा है कि जब भी कभी ऐसा केस आता है तो रेशियो बनता है, ये √3, 1 और ये आपका 2 का। इसको भी एक्सप्लेन किया कि tan थीटा का सारा लेकर के कैसे ये रेशियो बनाए गए हैं। अब देखो छाया की लंबाई कितनी कम हुई है भाई, 70 मीटर। तो 2 किसको बताता है, 70 को। किससे गुणा किया, 35 से। टावर की हाइट कितनी है, √3। √3 की वैल्यू इसने बताई, नहीं बताई। इसको गुणा किससे करना, 35 से। √3 की वैल्यू 1.732 होती है, तो हम लोग 1.73 मान लेते हैं। 35 से गुणा कर देते हैं, तो 35 गुणा 3, 35 गुणा में 3 करोगे तो आपका 30, 105 आ जाएगा। कैरी आपके पास आ गई 10। 35 गुणा में 7 करोगे, 7 3 21, 210 आ गया। 7 5 35, 245, 10 255, कैरी आपका 25। 25, 35 और 25 आपका हो गया 60। रिजल्ट क्या आ गया, 60.50। ये क्या कह रहा है, 60.60। इसके पास यही बन रहा है। आपका मन करता तो आप 1.7 ही ले लेते, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की नीड नहीं थी, 1.7 ले लेते, गुणा कर देते।
क्योंकि ऑप्शंस जो आपके वो दूर दूर है, तो उससे कोई गड़बड़ नहीं होती आपकी। कॉमन सेंस भी अप्लाई कर सकते थे कि 35 को अगर 2 से करते तो 70 बनता, 1.7 से कर रहे हैं मतलब 70 से रिजल्ट कम बनेगा, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। इन एग्जाम्स के अंदर अच्छी बात ये होती है कि अगर आप कॉमन सेंस अपना अप्लाई करना चाहें, वो पेपर को भी ऐसा ही सेट करते हैं। आपके जो पेपर्स हैं स्टेट पीएससी के या यूपीएससी के, पेपर सेट करने का पर्पज ये होता है कि असल में आपके पास जो नॉलेज है उससे आप कॉमन सेंस कितना लगा ले जाते हैं। अगर लगाते तो 35 से रिजल्ट बड़ा होगा, 2 से गुणा करते 70 से छोटा होगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट। नीचे वाला काम करने की नीड भी नहीं थी। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको जो मैंने काम बताया है वो काम आप अच्छे से कर देंगे। देखना जरा, देखो इसने क्या कहा, कोई विक्रेता किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, कोई सेलर है वो सेलिंग प्राइस 400 से 380 रुपए तक कम कर देता है, उसका नुकसान 2% बढ़ जाता है। वस्तु का लागत मूल्य क्या है? सवाल इतना ही असल में देखा जाए तो 2% डिफरेंस को बताता है, जो कि कितना है आपका 20 रुपए। किससे गुणा किया? 2 को 20 बनाने के लिए 10 से। इसका मतलब सीपी कॉस्ट प्राइस हमारी होती है 100%, इसको भी आप 10 से करोगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? 1000। ये सवाल ऐसा था, वर्बली कर सकते थे। अगर समझ नहीं आए तो बात को अंडरस्टैंड करना। क्रय मूल्य है आपका, क्रय मूल्य हो गया आपका। एक बार वो कितने में बेचता है इस वस्तु को? 400 रुपए में बेच दी। दूसरी बार वो क्या करता है? इस वस्तु को बेचता है 380 रुपए में। यहां पर उसे हानि होती है, मैं कह लेता हूं x% की, x% की हानि हुई। यहां कितने की होगी भाई? 2% ज्यादा, x प्लस 2% की। इसका और इसका परसेंटेज में अंतर कितना है? 2% है। और इसका रुपए में अंतर देखोगे तो ये कितना है? 20 रुपए। यही बात मैंने यहां पर सीधे सीधे रिलेट कर दी, रटना नहीं है, उसको समझना है। ठीक है, अपने मन से इसी सवाल को रिवर्स डायरेक्शन में रिलेट करवाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि 1000 का ये यहां पर जो x है वो निकल के आएगा 40%, ये आपका निकल के आएगा 38%। 2% का अंतर है वो 20 रुपए को बताता है। कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें हमारे ये लगती हैं कि जैसे हम लोगों ने उनको रट लिया है। ठीक है, ऐसा बहुत बार हो जाता है कि अगर आपका मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, सीखने का प्रयास कर रहे हैं, उतना टाइम आपके पास है नहीं कि एकदम डेडिकेशन से सिर्फ मैथ्स को ही फोकस कर लें 6 महीने, तो फिर आपको कुछ ना कुछ ऐसे तरीके निकालने होते हैं कि भाई एक बार आपने कर लिया, ये कर दिया, फिर आपका मन गवाही नहीं दे रहा है कि यार कंपैरिजन तो हो गया लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा कैसे हुआ। उस सवाल को आप एक बार रिवर्स डायरेक्शन से जो आपका आंसर निकल के आए उससे मैच करें। आपका दिल बिल्कुल मन जो है गवाही देना स्टार्ट कर देगा कि हाँ ये 40% 400 था, 38% 380 था, 2% का अंतर है। 1000 का 2% 20 होता है, वही अंतर आपको सीधे सीधे 20 दिख भी रहा है। तो ये एक अप्रोच होती है, इससे क्या होता है माइंड आगे के लिए क्लियर हो जाएगा। हो सकता है इससे ना क्लियर हो कि सर ये सीधे सीधे कैसे कर दिया, समझ ही नहीं आया। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो 10 पुरुष या 20 लड़के 20 दिनों में 260 मैट बना सकते हैं, तो 8 पुरुष और 4 लड़के 20 दिनों में कितने मैट बनाएंगे? टाइम एंड वर्क जो चैप्टर है उसके अंदर एक छोटी सी बात आती है, आपका टोटल वर्क, कुल कार्य। इसे आप लिखते हैं टाइम इनटू में इफिशियंसी, या फिर ऐसा समझ लो कि एक आदमी हर रोज एक पेड़ लगाता है। ठीक है, तो वो पेड़ लगाना उसकी एक इफिशियंसी। एक आदमी हर रोज 5 पेड़ लगाता है, उसकी हर रोज की इफिशियंसी होगी। 10 दिन तक पेड़ लगाए तो कुल काम कितना? 5 पेड़ रोज 10 दिन के अंदर 50 पेड़ लगा दिए। एक कॉमन सेंस आपके पास ही हो। इसे आप हर डायरेक्शन में अज्यूम कर सकते हो कि आप ये कह सकते हो कि ये टाइम अगर दिनों में ना हो करके घंटों में होता तो क्या मानते? तो आप कहते एक आदमी 1 घंटे में 5 पेड़ लगाता है, ये उसकी इफिशियंसी या दक्षता हो गई। उसने 3 घंटे तक पेड़ लगाए तो हर घंटे 5, 3 घंटे में 15, ये टोटल वर्क हो गया। आगे क्या कह रहा है कि 10 पुरुष या 20 लड़के, 10 पुरुष या 20 लड़के, इसका मतलब आप कह सकते हो कि या तो आप 10 आदमी ले लो या फिर आप क्या ले लो? 20 लड़के ले लो, 20 चिल्ड्रन ले लो। ये इक्वली है। इक्वल किस में है
किस चीज में इक्वल होंगे? इफिशियंसी में, कि 10 आदमी जितना काम हर रोज करेंगे उतना ही काम 20 लड़के करेंगे। तभी तो आगे उसने कह रखा कि 20 दिनों में 260 मैट बना सकते हैं। या तो आप 10 आदमियों को पकड़ो, 20 दिन तक लगाओ, 260 मैट बना देंगे। या आप 20 लड़कों को पकड़ो, या चाइल्ड की जगह मैं लिख देता हूं बॉय, 20 लड़कों को पकड़ो, 20 दिन तक लगाओ, 260 मैट बना देंगे। इसका मतलब M और B है, इनकी इफिशियंसी को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, M/B इधर आ गया तो मेरे सामने एक छोटी सी बात आ गई, 2/1। ये किसको बताता है? ये M बताता है आदमी की क्षमता को, ये B बताता है बच्चे की क्षमता या लड़के की क्षमता को, कि आदमी अगर 2 चटाई बनाएगा उतने ही टाइम में लड़का 1 चटाई बनाएगा। टाइम एंड वर्क में ये बात आपकी कॉमन सेंस की है। इसी को यूज करके एक फॉर्मूला बनता है आपका man1, दिख रहा होगा स्क्रीन पर, हाँ, man1 टाइम 1 इफिशियंसी 1/वर्क 1 इक्वल्स टू में होता है आपका man2 टाइम 2 इफिशियंसी 2/वर्क 2। अगर आपके पास पढ़ने के लिए टाइम है और ये चीज़ें कहाँ से आई हैं तो आप सर्च करें टाइम एंड वर्क बाय वासु सर, आपको इसके लॉजिक्स भी मिल जाएंगे। खेल वही है, क्या किया उसने, पहले आदमी थे, उनका समय था, उनकी क्षमता थी, W1 निकाल लिया। फिर कुछ और आदमी थे, उनकी टाइम अलग था, उनकी इफिशियंसी भी अलग थी, उनका काम W2 निकाला। पहले इक्वेशन को दूसरी से डिवाइड किया। एक्चुअल में देखा जाए इसी चीज को यूज करके उसने ये चीज बनाई है। एग्जाम में ये नहीं ध्यान आता है तो आप इसका सारा लेकर भी कर सकते हैं। पहले तो हम इसके थ्रू करने का प्रयास करते हैं कि इस सवाल को इसके थ्रू कैसे डील किया जाएगा। देखना, M1 आदमी, देखो इसने क्या कहा कि शुरुआत में काम तो हम लोग मान ही लेते हैं, 10 आपके पास आदमी है, टाइम आपका कितना है, 20 दिन है, और एक आदमी की क्षमता कितनी है, 2 है। यही अगर आप लड़के लेते तो क्या करते, 20 लड़के लेते, 20 दिन लगते थे, एक लड़के की क्षमता 1, तो फाइनली वही रिजल्ट आना था। इन्होंने जो भी काम किया वो इनका नीचे रख दो भाई, 260 मैट बनाई है, इक्वल्स टू में अब क्या कह रहा है, 8 आदमी चाहिए आपको। 8 आपको क्या लेने हैं, आदमी। इसके अलावा आपको क्या लेने हैं, 4 लड़के, 4 आपको लड़के। अब देखना ये हर रोज कितना काम करेंगे, तो आप कहोगे कि भाई आदमी की क्षमता 2 है और लड़के की क्षमता 1 है, 8 2 16 और 4 20। ये हर रोज 20 काम कर लेंगे। कितने दिन तक, 20 दिनों तक इनको लगाया है। कुल क्षमता आ गई है इनकी। मैन और इफिशियंसी को एक साथ कैलकुलेट कर दिया, 20 टाइम 20, कितनी चटाई बनाएंगे, x बना लेंगे। इसको करना है सोल्व। सोल्व करते टाइम देखना जरा, ये 20 आपका, 20 से 20 कट गया, 10 गुणा 2 20 से ये भी 20 कट गया, x आपका ऊपर आ गया, ये 260 भी ऊपर आ गया। तो ये लोग भी क्या करेंगे, इतने दिनों के अंदर 20 चटाई आपकी तैयार कर देंगे। ठीक है, ये आपका तरीका होता है। दूसरी अगर आप अप्रोच अप्लाई करना चाहेंगे तो यही बात आपको 2 बार लिखनी होगी। टाइम एंड वर्क में एक फॉर्मूला तो एटलीस्ट आप ध्यान रखें, ये आपका कॉमन सेंस होता है। बस इसको इसलिए काम में लेते हैं, ये आपकी स्पीड को मेंटेन कर देता है कि जल्दी जल्दी कैसे सवालों को किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखना जरा। लैंग्वेज को रीड करो। देखना, इसने आपको यहां पर क्या कहा, एक कक्षा में अश्विन ने पाया कि उससे बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों की संख्या उन छात्रों की संख्या से 3 गुना अधिक है जिन्होंने उससे भी बुरा प्रदर्शन किया है। बुरा किया नहीं, उसकी जगह बुरा प्रदर्शन किया है। ये एज इट इज मैंने उठाया है MPPSC की वेबसाइट से, कोई चेंज नहीं किया लैंग्वेज के अंदर, ऑप्शंस के अंदर भी कोई चेंज नहीं किया। फिर कहा अगर अश्विन की रैंक 61 है तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी। देखो अश्विन यहां पर है, अब अश्विन से ऊपर जो बच्चे हैं वो कुछ इंटेलिजेंट हैं, कुछ अश्विन से कम इंटेलिजेंट भी बच्चे मार्क्स के अंदर जिनकी परफॉर्मेंस डाउन है। अश्विन इनके बीच में कहीं है। अब ये दिमाग लगाता है क्या, इसने पाया कि भाई लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना, उससे बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों की संख्या, अश्विन से बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों की संख्या,
उन छात्रों की संख्या से 3 गुना अधिक है जिनका उससे भी बुरा प्रदर्शन है। ये जितने भी छात्र हैं जिनका बुरा प्रदर्शन है, इनके कंपैरिजन में अच्छे प्रदर्शन वाले छात्र 3 गुना है। तो क्या मानोगे भाई, ये स्टूडेंट आप मान लो x और ये स्टूडेंट आप मान लोगे कितने, 3x मान लिया। अश्विन से ऊपर 3x स्टूडेंट है, अश्विन से नीचे x स्टूडेंट है, परफॉर्मेंस नीचे से ऊपर अच्छी होती जा रही है, हमने मान लिया। ध्यान रखने वाली बस यही लाइन थी कि उससे बेहतर प्रदर्शन करने वालों छात्रों की संख्या, इन छात्रों की संख्या जो खराब प्रदर्शन कर रहे हैं या अश्विन से खराब प्रदर्शन कर रहे हैं, इनका 3 गुना है। तो यहां जो कुछ भी आप मानते उसका आपको 3 टाइम्स करना होता। आपने x माना तो आपने 3x कर दिया। अश्विन की रैंक क्लास में कितनी है, 61। तो आप ये तो कह ही सकते हो ना कि अश्विन से पहले कितने बच्चे होंगे, 60। अश्विन कौन से नंबर पर है, 61 के ऊपर है। तो एक बात बताओ, 60 किसको बताता है, 3x को। 60 3x को बताता है या 3x आपका 60 को बताता है, 3x आपका 60 को बताता है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। क्लास में स्टूडेंट कितने हैं, एक तो अश्विन है, x बच्चे ये हैं, 3x ऊपर वाले हैं, एक खुद अश्विन हो गया। x की वैल्यू आपके पास कितनी है, 20, 3x की वैल्यू 60, तो कुल मिलाकर के 81 आपके स्टूडेंट्स हो गए। सीधे भी दिमाग लगा सकते थे, 3x और x 4x और एक आपका अश्विन। 3x की वैल्यू 60 है, किससे गुणा किया है यहाँ पर, 3x को, 3 को 60 बनाया 20 से, तो 80 प्लस एक अश्विन 81 बच्चे हो गए। तो जब भी कभी सवाल में फंसे, सवाल को एक बार 2 बार पेशेंस से पढ़े, सवाल समझ आ जाएगा, इसका मतलब आपका क्वेश्चन सोल्व हो ही जाएगा, कोई समस्या आएगी भी नहीं उसके अंदर। चलो भाई अगले क्वेश्चन को देखना। देखो क्या कहा, अजय वरुण के पश्चिम दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा है। अजय उत्तर दिशा में चलना शुरू करता है, वरुण उत्तर पश्चिम दिशा में चलना स्टार्ट करता है। दोनों 20 मिनट बाद, मिनट बाद मिलते हैं। वरुण की गति का अजय की गति से अनुपात कितना है। बात को थोड़ा अंडरस्टैंड करना, एक मैप जैसा कुछ बना लेते हैं। ये आपका ईस्ट होता है, मैप के ऊपर लिखते हैं, आप इसे लिखते हैं नॉर्थ, इसको लिखते हैं वेस्ट और इसको लिखते हैं आप साउथ। इसे हम कह सकते हैं पूर्व दिशा, ये हमारी उत्तर दिशा, ये हमारी यहाँ पर पश्चिम दिशा और ये हमारी दक्षिण दिशा। क्या कहा भाई, अजय जो है वो वरुण के पश्चिम में खड़ा है, तो इसका मतलब हम लोग क्या कर लें, वरुण को यहाँ पर खड़ा कर लें। खड़ा कर लिया वरुण को। इसके पश्चिम दिशा में कितनी दूरी पर भाई, 1 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है कौन, अजय। यहाँ अजय खड़ा है। ये जो गैप है ये कितने का है, 1 किलोमीटर का। अब इसने आपसे क्या कहा कि अजय उत्तर दिशा में चलता है, अजय जाएगा सीधे सीधे एकदम स्ट्रेट, यहाँ से एकदम 90 डिग्री के ऊपर चला, उत्तर दिशा यही है इसके लिए। जबकि वरुण उत्तर पश्चिम, वरुण उत्तर और पश्चिम, इसका मतलब इसके बीचों बीच, ये 90 डिग्री है, इसका मतलब एकदम 45 डिग्री के ऊपर जाएगा बीचों बीच। 20 मिनट के बाद दोनों मिलते हैं, तो सीधे सीधे ले जाओ और मिला दो, इस पॉइंट के ऊपर ये मिल गए। ये कोण कितना है भाई, 45 डिग्री का। ये 90 है, तो बचा हुआ कोण भी कितना, 45 डिग्री का। एक छोटी सी बात आपने पढ़ी होगी जीवन में कि किसी भी ट्रायंगल में अगर 2 भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने के 2 कोण बराबर होंगे, या फिर किसी ट्रायंगल में इसी का वाइसे वर्सा 2 एंगल इक्वल हैं तो इसका मतलब 2 साइड इक्वल होंगी। तो देखना ये 45 है, इस 45 के सामने की भुजा 1 किलोमीटर है, तो इस 45 के सामने की भुजा भी कितनी होगी, 1 किलोमीटर, लिख दिया। अब 1 और 1 की वजह से ये निकालोगे तो समकोण त्रिभुज है, तो क्या करोगे, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर उसका अंडर रूट, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का अंडर रूट हाइपोटेनस, 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2, अंडर रूट 2। तो इसका मतलब वरुण ने जो दूरी तय की है वो अंडर रूट 2 किलोमीटर है, अजय ने जो दूरी तय की है वो आपकी 1 किलोमीटर है। वरुण की गति का अजय की गति से अनुपात क्या करना है, वरुण की गति का किसके साथ, अजय के साथ, जिसके साथ निकालना होता है अनुपात, जिसके आधार पर चीज़ों को एक्सप्लेन करना होता है वो बेस होता है।
तो वरुण की गति बतानी है किसके बेसिस पर, अजय की गति के बेसिस पर। अब वरुण की गति अगर आप निकालना चाहते हो तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अरुण कितनी दूरी चलता है, √2 किलोमीटर, कितनी देर में भाई, 20 मिनट में। ये कितनी चलता है अजय, 1 किलोमीटर, कितनी देर में, 20 मिनट में। 20 मिनट से 20 मिनट खत्म हो जाएगा, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा आपका, √2/1, √2 आपका आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि किसी भी चीज़ में कन्फ्यूज नहीं होगा। अगर आप ऐसे सवाल कर सकते हैं, ऐसे सोच सकते हैं, तो आप इसका मतलब डायरेक्शन पर बेस्ड कोई भी सवाल है एकदम सही तरीके से उसकी मैपिंग करें। सवाल एक बार में नहीं समझ में आया, दूसरी बार कर लें। रीज़न क्या, आपके एग्जाम में मोर देन सफिशिएंट टाइम होता है। आपके पास मैथ्स के लिए टाइम वैसे नहीं होता, लेकिन आपके एग्जाम में ज़रूर मोर देन सफिशिएंट टाइम रहता है। पेशेंस के साथ डायग्राम बनाएं। डायग्राम बनाने का प्रॉपर मैनर वही है जैसे मैप आप ज्योग्राफी के अंदर देखते हैं, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट साइड में आपका ईस्ट, लेफ्ट साइड में आपका वेस्ट। जस्ट 45 डिग्री के ऊपर 4 दिशाएं आपकी और निकलती हैं। चलो भाई अगले सवाल की बात करें। ठीक सवाल है, स्टार मार्क इसको कर लेना। 2 तरीके हैं कुल मिलाकर के इसको डील करने के। एक तो सीधा सटीक तरीका है अपना कि अगर आपको एक बेसिक सा नॉलेज है तो भी इस सवाल को आप डील कर सकते हैं। देखो इसने क्या कहा, किसी दो अंकों की संख्या को ij से दर्शाया गया। एक 2 डिजिट का नंबर है, इसे रिप्रेजेंट किया है ij। जैसे आप लिखते हो ना 37, 48, 95, तो 2 डिजिट के ये आपके नंबर हो गए। ठीक है भाई, इनको ij से रिप्रेजेंट किया गया है। फिर कहा कि j² - i² का मान। इसने कहा है कि j का स्क्वायर कर दो माइनस क्या कर दो, i का स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या कह रहा है, j - i की जो वैल्यू होगी, वैल्यू निकालोगे ब्रैकेट में डाल दी, उसका क्या करना आपको 10 टाइम्स। ठीक है, तो वह 2 अंकों की संख्या क्या है। अब ठीक ठीक अगर कॉमन सेंस लगाएं तो ये जो पैटर्न है ये बनता आपका a² - b²। इसको आप लिख सकते हैं क्या, a - b इंटू में आपका a + b। ठीक है, तो इस बात को मैं लिख सकता हूं कि ये मेरे पास है j माइनस का i और इसके इंटू में है मेरे पास j प्लस का i। इक्वल में आपके पास क्या है, अगेन j - i इंटू में आपके पास क्या है 10। इसे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाला पार्ट आपका इस वाले पार्ट से कैंसिल आउट हो गया। ऑल ओवर कंक्लूजन ये बना कि j और i की वैल्यू क्या है आपकी 10। आपके जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें i पहले दे रखा है, j बाद में दे रखा है। अगर मैं पहले ऑप्शन को, अब यहीं सोल्व नहीं हुआ, वाइस वर्सा चेक करूं तो मेरे पास ये वैल्यू i की है और ये वैल्यू j की है। दोनों को जोड़ने पर 10 आना चाहिए, कितना आ रहा है 8, गलत। दूसरा ऑप्शन मेरे पास कितना है 84, 8 और 4 12, नहीं बना। तीसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है 48, 8 और 4 12, नहीं बना। चौथा ऑप्शन मेरे पास डी है, वो क्या है 37, तो 7 और 3, 7 + 3 आपका कितना 10, ये बनना भी चाहिए था, ये आपका जस्टिफाई हो गया। ठीक है, कोई स्टूडेंट कहता है सर मुझे कुछ ध्यान नहीं आ रहा और एग्जाम हॉल में आपके पास टाइम है, तो कहाँ से शुरुआत करूँ, बाई ऑप्शन ये वाली शुरुआत करो। बाई ऑप्शन से क्या है, जैसे आपका आंसर 37 आया, मैक्सिमम आपको 3 ऑप्शन चेक करने होते हैं, तो बाई ऑप्शन आप जा सकते हो, टाइम बचा हुआ है। मैथ्स में फॉर्मूला बिल्कुल नहीं ध्यान आ रहा, कोई बात नहीं, कॉमन सेंस तो है अपने पास। तो देखो आपको क्या निकालना है कि j² - i² की वैल्यू निकाल लो। ये बराबर किसके होनी चाहिए, j - i का कितना 10 गुना। वैल्यू ऑप्शन में दे रखी है, पहले i है फिर j है। जैसे मान लो आप चेक करते तो डी ऑप्शन पर जाते, जो कि क्या आपका 37, डी ऑप्शन। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि पहले ही आप डी के ऊपर ही चले जाते, नहीं। आपको सब्स्टिट्यूट नहीं पता है कि असल में ये कैसे करना था तुरंत के तुरंत, लेकिन आपके पास टाइम है और सवाल नहीं छोड़ना चाहते, कॉमन सेंस डेवलप करना पड़ेगा। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जो बच्चे कॉमन सेंस ठीक ठीक पकड़ रखते हैं कि भाई टीचर उनको सही रास्ता दिखा दें। या तुम आपको ये कह दो नहीं ये सवाल आया, फॉर्मूला याद है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं छोड़ना पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं, 50-60% सवाल आप कह सकते हो कि जस्ट आपका कॉमन सेंस है और बेसिक 2-4 बातें हैं। आप क्या करते हैं भाई, जे का स्क्वायर, जे कितना आपका 7 सॉरी, जे का स्क्वायर तो इसका मतलब 7 का स्क्वायर 49 - 3 का स्क्वायर 9, ये कितना बन गया 40।
ये बराबर किसके बता रहा है आपको, बराबर बता रहा है जे माइनस आई, जे में से आई निकाल दिया, 7 में से 4 और इसको कर दिया गुणा 10 40, जस्टिफाई। इसका मतलब यही आंसर है। तो कुछ भी नहीं करना चाहते भी, बैठे बैठे और तो कुछ करना है, फालतू का तुक्का मारोगे, इससे बेहतर एक अटेम्प्ट लेकर के देख लो। चलिए भाई, यहां पर एक सवाल और देखना जरा, इसने क्या कहा। इसने कहा कि एक कक्षा में 30 छात्राएं हैं जिनमें से 30% छात्रावास में रहती हैं। पूरी कक्षा में छात्रावास में रहने वाली छात्राओं का प्रतिशत देखो। क्लास रूम के अंदर आप क्या ले लो, 100 स्टूडेंट ले लो। इस क्लासरूम के अंदर गर्ल्स कितनी होंगी, 30%, मतलब 30 होंगी। और इन गर्ल्स का भी, ऐसी गर्ल्स जो कहाँ रहती हैं आपकी हॉस्टल में, तो इसका भी 30% आपको निकालना है। गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 3 गुणा 3 9, 2 0 परसेंटेज से खत्म हो जाएंगे। तो इसका मतलब 9 ऐसी लड़कियां हैं पूरी की पूरी क्लास के अंदर जो कहाँ रहती हैं, छात्रावास में। कई बच्चे इनमें क्या करते हैं, ऐसे फॉर्मूला ले, 30 + 30 60, 30 गुणा 30 बटा में 100 कर दोगे, वहां से सोल्व करोगे तो ये आंसर आएगा। कुछ लेस करने में उसको लग जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना, कॉमन सेंस लगाओ। 100 बच्चे हैं, 30% लड़कियां हैं तो 30 हो गई। इतनी लड़कियों में से भी 30% और निकालोगे, वो हॉस्टल में रहती है, वो कितनी आ गई, 9। अब पूछ किसके बेसिस पर रहा है, अब कह रहा है कि भाई क्लास में जो 100 बच्चे हैं उनमें से लड़कियां कितनी हॉस्टल में रहती हैं, तो आप कहोगे 9 रहती हैं। परसेंटेज में बताना है, 100 मान के चलें तो फायदा ये होगा कि 9 ही % अपना यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, रिजल्ट। तो आज का सेशन अपना इतना ही रखते हैं। सी सेट का अपना जो सी सेट चलता है, जिन भी एग्जाम्स के अंदर, स्टेट पीएससी के अंदर, यूपीएससी के सी सेट के क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास 30 से 40 घंटे एटलीस्ट मैथ्स को देने के लिए हैं, तो रेलवे सीरीज के मैं आपको कुछ पार्ट्स बता दूंगा। जो भी बच्चे स्टेट पीएससी या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, प्लस में आप ये सीरीज जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बुक्स में, आप देखते हो तो बुक्स में क्या समस्या होती है कि राइटर 1-2 पेपर उठा के छापता है, फिर वो अपनी मनमर्जी से ही सवाल डालता है। कोई एसएससी के डाल देगा, कोई बैंक के भी सवाल डाल देगा, उसको टिपिकल बनाने के लिए। आपको एग्जाम रिलेटेड कंटेंट को डील करना है। हो सकता है आपके पास इतना टाइम ना हो कि जिन जिन स्टेट के अंदर सी सेट पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे राजस्थान का आरएएस हो गया है, एमपीपीएससी हो गया, जिस हिसाब से यूपीएससी खुद हो गया है, ठीक है, सीडीएस में भी कुछ सवाल ठीक पूछे जाते हैं, तो वहीं से ये सवाल आपके उठ करके आ जाते हैं। अब आपके पास टाइम नहीं है तो आप इन सीरीज को देखा करें, इनकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दिया करूंगा। सेशन कैसा लगता है कमेंट जरूर करना आपको। अगर आपका कोई सजेशन है तो भी आप जरूर कमेंट करें। टेलीग्राम पर आप मुझे यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई सजेशन है तो भी आपका मोस्ट वेलकम है। अपने दोस्तों के साथ सीरीज को जरूर शेयर करें। एक लिंक है, उसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और कंटेंट हम सारा का सारा आपको एकदम जेन्युइन और ऑथेंटिक अप्रोच के साथ, कि अगर आप मेरे 4 से 5 सेशन देख लेंगे, बिल्कुल आपको एहसास हो जाएगा कि सच में मैथ्स आसान है। और जो मैं आपको लगभग 30 से 40 घंटे का कंटेंट रेलवे सीरीज में से ही बताऊंगा कि ये चैप्टर आपको कर लेने हैं, पीडीएफ मिल जाएगी। उसी पीडीएफ में क्लास के लिंक होते हैं, वही क्वेश्चंस होते हैं, प्रिंट आउट निकलवाओ, उनको देखो। उसके बाद आप ये पैरेलल में देखते ही रहेंगे। तो सी सेट का भी हो, चाहे यूपीएससी भी आप दे रहे हैं, स्टेट की कोई भी एग्जाम है जहां पर आपके मैथ्स का रोल है और कुछ कुछ सवाल रीजनिंग के, उनका रोल है। आप सेशंस को देखें, अच्छा खासा खुद में इंप्रूवमेंट फील करेंगे। साथ में ही आपको मैथ्स एक स्ट्रेस नहीं लगेगा कि इसमें सिर्फ फॉर्मूले होते हैं, नहीं। मैथ्स के अंदर जैसे आपके एग्जाम्स के क्वेश्चन आते हैं, इसका मतलब यहाँ सिर्फ आपका कॉमन सेंस काम करता है, फॉर्मूले बहुत कम है, और उनका भी सब्स्टिट्यूट हम निकाल ही रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।